नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर प्रोग्राम्स में। जहां पे हम आपको डेली करंट अफेयर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। फिर टॉपिक ऑफ द डे यानी कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट या टॉपिक जो न्यूज में रहा हो वो डिस्कस कराते हैं। फिर मैप बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है या फिर कोई लोकेशन हो जो किसी वजह से न्यूज में रहा हो, वह मैप या तो इंडिया कॉन्टेक्स्ट में या फिर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, उन दोनों कॉन्टेक्स्ट में आपको बताते हैं कि कौन सा ऐसे जगह जो इंडिया में न्यूज में है या फिर वर्ल्ड में किसी वजह से न्यूज में है। ये मैप बेस्ड कराने का पर्पस यही है कि आप किसी भी एग्जाम में देखें, खासकर वनडे एग्जाम्स में, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। या तो उसका एक क्राइटेरिया यह है कि मैप बेस्ड का कि जो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिसेंटली में हुए न्यूज के, मतलब रिसेंटली में कुछ ऐसा हुआ होगा उस जगह पे जिसकी वजह से वह करंट अफेयर का पार्ट हो जाता है और वह क्वेश्चन के रूप में फ्रेम होता है। जनरली एग्जाम्स में तो ऐसा ही होता है कि जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है रिसेंटली में हुए किसी न किसी जो लोकेशन न्यूज में होते हैं उसी की वजह से होता है। इसीलिए हम मैप बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं और टिपिकली करंट अफेयर बेस्ड पे कराते हैं कि यह न्यूज में क्यों है। इसलिए ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी मैप को उठाया और आपको बताया कि ये चीजें यहाँ पे लोकेटेड है। मैप बेस्ड होगा, करंट अफेयर बेस्ड होगा और जो अभी रिसेंटली में कोई इंसिडेंट हुआ हो उसी के बेस्ड पे होता है, ताकि आप कॉन्टेक्स्ट को समझने में थोड़ी आसानी हो आपको और पता भी चल जाए कि जो एग्जाम में पूछे जाने की क्या चांसेस है कि नहीं है। फिर लास्ट में हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप उन्हें खुद से सॉल्व करना होता है और बाद में अगले वीडियो में हम लोग उसका आंसर बस बता देंगे। और जो ये हमारा पर्पस है करंट अफेयर बेस का, जो लास्ट में हम आपको देते हैं जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए, वो टिपिकली जनरल अवेयरनेस बेस्ड होता है और इस तरह से होता है कि जैसे हमने ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है तो ये कहीं ना कहीं जनरल जनरल स्टडीज के पार्ट से ही कनेक्टेड होगा ही होगा। जैसे अब कोई क्वेश्चन है, जैसे ये बाइनोमियल सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड्स है, तो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस है इसका जो भी होगा वो कहीं ना कहीं जीएस के पार्ट से भी रिलेटेड होगा। ऐसे ही जब हम जीएस के क्वेश्चंस भी आपको दे रहे हैं, जनरल बेस के क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो साथ साथ में आपका करंट अफेयर भी हो जाएगा और जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले सेक्शन से, जो कि है डेली करंट अफेयर क्विज, जिसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं और साथ में उसके डिटेल्ड भी बताते हैं कि यह क्या है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे एग्जाम्पल के तौर पे उन सभी चीजों को डिटेल में बताएंगे। चलिए पहला ही क्वेश्चन देखिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे वाज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑफ नवंबर। यानी इंटरनेशनल डे जो हाल ही में हुआ है वह नवंबर के किस तारीख को मनाया जाता है। इसका आंसर आप एक बार कुछ देर के लिए गेस कीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप इसका आंसर खुद से कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक बार देखिए भी ये क्वेश्चंस जो है कितने दिन पहले की न्यूज है या फिर किस जो डेट होगा, ऑब्वियसली किस डेट को मनाया जाता है, कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि नहीं। और है तो याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे इसका आंसर क्या है, 17 नवंबर। सी, तो मैंने कहा जैसे ही ये इंटरनेशनल स्टूडेंट डे 17 नवंबर को क्वेश्चन जिसे मनाया जा रहा है, तो ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आपको डेट ही पूछ देगा। इससे जनरल स्टडीज का भी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हिस्ट्री पूछ देगा, ये कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था और इसका इवोल्यूशन कैसे है। तो वो भी इंपॉर्टेंट है आपको ऐसे पता करना कि जनरल स्टडीज और करंट अफेयर कैसे आपस में मिक्सड अप है। और ऐसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि डेट एक्स डायरेक्टली आ गए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जनरल अवेयरनेस से भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको अटेम्प्ट करना है। इजी हमारा पर्पस है कि हम साथ साथ में आपको कुछ कुछ डिटेल्स भी बताते हैं, सिर्फ आंसर नहीं बताकर आपको डिटेल्स बताते हैं कि आखिर ये सब चीजें है क्या, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का डे का इतिहास कैसे है। चलिए स्टार्ट यहीं से कर देते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट डे का इतिहास कैसे है। अक्टूबर 1939, अब 1939 का दौर आपको समझ में आ गया होगा कि यह दौर कौन सा रहा होगा, वर्ल्ड वॉर टू का। तो अक्टूबर 1939 को चेकोस्लोवाकिया एक जगह है, मैं सिर्फ चेक लिखता हूं उसके बाद आप समझ में आ जाएगा। चेकोस्लोवाकिया एक जगह है, वहां पे कुछ, यहाँ पे क्या है, नाजी का कंट्रोल आया था। नाजी मतलब जर्मनी का कंट्रोल, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो नाजी अपना एक्सपेंशन कर रहे थे। तो चेकोस्लोवाकिया में नाजी का कंट्रोल था, तो उसके अगेंस्ट में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया था। पीसफुल प्रोटेस्ट किया था और किस लिए कर रहे थे प्रोटेस्ट, नाजी के इन्वेजन के अगेंस्ट में वो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। और नवंबर 15 को ये लगातार चलते रह गया और नवंबर 15 को एक
स्टूडेंट थे जॉन जॉन कैलम्पटेल, ऐसे कुछ नाम था, जो एक स्टूडेंट थे ही वहां के, वहां उनको गोली मार दी गई, जैन ऑपलेटल को, जैन ऑपलेटल को। यानी जब पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था उस टाइम पे जैन ऑपलेटल को गोली मार दी गई। तो ठीक 1915 सॉरी नवंबर 15 से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला, जो कि थोड़ा वायलेंट भी हो गया, बहुत वाइल्ड स्प्रेड, मतलब ऐसा लगा कि सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए जैन ऑपलेटल के हत्या के बाद। तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ वहां पे, और इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में नाजी ने क्या किया, बहुत सारे बच्चों को एग्जीक्यूट किया, मतलब लगभग 9 बच्चों को उन्होंने हिरासत में ले लिया, एग्जीक्यूट कर दिया, और बहुत जाति की यूनिवर्सिटीज में कि इम्पोजेंस लगा दिए स्टूडेंट्स को, वहाँ बहुत जगह अलाउड नहीं था कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के इंसिडेंट जो हुए 15 को, और 17 नवंबर को लगभग और भी स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया वहां पे, और बहुत सारे ये लगा दिया गया कि इम्पोजिशंस लगा कि स्टूडेंट ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, और ये बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया था उस टाइम पे, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में। तो जब ये यूरोपियन कंट्रीज में 17 नवंबर को ये सब चीजें एलिगेट, मतलब ये लगाया गया, बहुत सारे 50-60 स्टूडेंट्स लीडर्स को भी गिरफ्तार किया गया था उस टाइम पे। तो 17 नवंबर को 1939 में मॉडर्न एजुकेशन हिस्ट्री में एक बड़ा भूचाल सा आया कि बहुत सारे स्टूडेंट इसके प्रोटेस्ट में लगे, पूरा वर्ल्ड में इसका प्रोटेस्ट देखने को मिला। फिर ये इंसिडेंट हुआ ही हुआ। फिर 1941 में इन सभी इंसिडेंट को याद रखते हुए लंदन के कुछ यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 17 नवंबर को ही इंटरनेशनल स्टूडेंट डे घोषित कर दिया। और इंटरनेशनल डे स्टूडेंट्स घोषित करते ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूके में, लंदन में ही इसको मान्यता मिली, लगभग 50 कंट्रीज इसके सपोर्ट में आ गई थी। और तब से आज तक इंटरनेशनल स्टूडेंट डे 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो कहानी का एक बार लिंक समझिए ठीक से। अक्टूबर 1939 को चेकोस्लोवाकिया में नाजी का कंट्रोल था, उसके अगेंस्ट में कुछ स्टूडेंट्स पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उनमें से एक जो स्टूडेंट थे जैन ऑपरेटर, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिर 15 नवंबर को वाइल्ड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ, यानी सभी लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे। फिर 17 नवंबर को, पहले जब कुछ लोगों को एग्जीक्यूट किया, 17 नवंबर को बहुत सारे लोगों को एग्जीक्यूट किया गया और बहुत सारे इम्पोजिशंस लगा दिए गए स्टूडेंट्स पे। और 17 ये इंसिडेंट ये पूरे वर्ल्ड में फैला, 17 नवंबर वाला इंसिडेंट, कि सभी स्टूडेंट्स ने वाइल्ड स्प्रेड प्रोटेस्ट किया है इसके हत्या के अगेंस्ट में, जैन ऑपरेटर के हत्या में, और अपने राइट्स को लेकर कि हमारे स्टूडेंट्स के क्या क्या राइट्स है उसको लेकर पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा होने लगी। तो 17 नवंबर वाला इंसिडेंट को याद रखते हुए 1941 में यूके लंदन के कुछ स्टूडेंट्स ने, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने ये डिक्लेयर किया इनकी याद में कि ये जो जो चीजें हुई थी उसको 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे मनाया जाए, और इसके सपोर्ट में लगभग 50 कंट्रीज आए थे। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे का इवोल्यूशन ऐसे देखा जाता है। हमने आपको बताया ना कि आपको सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड के क्वेश्चन के आंसर नहीं बताए जाएंगे, अगर हमें लगेगा कि इसका डिटेल आपको बताया जाना चाहिए तो ऑब्वियसली हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यह कि सेकंड क्वेश्चन है, इन रिसेंट कल्चरल न्यूज, बोलो देखिए, in a recent cultural news, the traditional Rolani festival, known for its farewell rituals to the Swami Ferraris, was reported from which Indian state? यानी हाल ही में ऐसा हुआ है कि एक ट्रेडिशनल रोलानी फेस्टिवल है, मनाया गया है। वो किस राज्य में मनाया जाएगा, कुछ नहीं है कि रोलानी फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है या मनाया जाता है, जो कि जाना जाता है कि एक फेयरवेल रिचुअल्स है। फेयरवेल मतलब विदा देने वाले रिचुअल्स है, जिसमें लोग ड्रेसअप होते हैं, ऐसा एक ट्रेडिशंस होते हैं उनके में, जैसे कि किसी पुरानी कथाओं से या फिर अपने ऐसे सांस्कृतिक बैकग्राउंड्स के, हिस्टोरिकल जो उनके बैकग्राउंड है, कल्चर बैकग्राउंड, उसके ड्रेसअप हो जाते हैं, कुछ राक्षस की तरह, कुछ मतलब जो भी जिस तरह का वो अपना वार्डरोब सिलेक्शंस कर सके उस तरीके का। और ये रोलानी फेस्टिवल न्यूज में तो है ही, आप सोशल मीडिया जब भी आप खोलेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर कोई सा भी हो, ट्विटर वगैरह, एक्स जो भी खोलेंगे, उसमें आप पाएंगे कि ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि
ऐसा फोटो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें लोग पूरा का पूरा अपने चेहरे को ढक के बहुत डिजाइनिंग और मतलब अट्रैक्टिव कपड़े पहने हुए हैं, जिसमें बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहन के ऐसा लगता है जैसे पीर फकीर या फिर समझ लीजिए बहुत पुराने जमाने के दैत्य राक्षस जैसे ऐसे पहन के डांस वांस कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। तो यह क्वेश्चन कल्चरल ट्रेडिशन रिलीजन फेस्टिवल जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है, एक बार आप गेस कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया पे भी है तो आप समझ गए होंगे कि आंसर इसका क्या है। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश में ये रलौने फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें तरह तरह के अट्रैक्टिव ड्रेस पहन के जो पुराने पौराणिक कथाओं को दिखाते हैं। और ये कब मनाया जाता है? विदाई के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक इफेक्टिव नवंबर 13 2025। 13 2025 से किसे पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का? इसका आंसर आप एक बार सोचिए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या है? आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। एस कृष्णन। यानी एस कृष्णन को अभी हाल में ही जम्मू एंड कश्मीर बैंक का चेयरमैन, वो भी पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है, एस कृष्णन जी को। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसी भी बैंक का जो चेयरमैन अपॉइंट होता है तो उसको अप्रूवल कौन देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन मिडास? ऑपरेशन मिडास किस कंट्री ने लॉन्च किया है, जो कि एक एंटी करप्शन है, जिसमें एनरोगोटन ऑफिशियल्स के करप्शन को इन्वॉल्व हुआ था। जो एनरोगोटन ऑफिशियल्स है उन्होंने कुछ करप्शन किया होगा, उनके करप्शन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑपरेशन मिडास लॉन्च किया गया है। तो वो किस कंट्री ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस है ए पोलैंड, बी जर्मनी, सी रोमानिया, डी यूक्रेन। तो इसका आंसर क्या है? एक बार सोचिए आप। इसका आंसर है, एक बार आप ये नाम भी सुने होंगे, एमरगोटन ऑफिशियल्स। तो आप आंसर लगा पाते हैं कि यह है यूक्रेन। यानी यूक्रेन की सरकार ने अभी ऑपरेशन मिडास लॉन्च किया है। मिडास एक वहां के राजा रहे हैं बहुत सालों पहले, किंग थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया है ऑपरेशन मिडास। और ये एम्ब्रोगोटम ऑफिशियल्स में ऐसा पाया गया कि बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है इसमें। लगभग बहुत सारा जो रिसोर्सेज है यूक्रेन का, जिससे फायदा वहां के लोगों को हो सकता था, लेकिन यह एम्ब्रोगोटम ने बहुत ज्यादा वहां पे करप्शन मचाया था। तो वहां की जो सरकार है, यूक्रेन की सरकार है, उन्होंने यह ऑपरेशन मिडास लॉन्च किया ताकि इन सब चीजों को छानबीन कर सके। अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, which country has been named the country of focus at IFFI 2025? यानी किस कंट्री को कंट्री ऑफ फोकस माना गया है IFFI 2025 में? एक बार गेस कीजिए आप। पहले मैं एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूं कि IFFI क्या है। यह है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यानी फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2025 का कंट्री ऑफ फोकस किसे माना गया है, किसे नेम किया गया है? तो इसका आंसर आपको वर्क गेस करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर है जापान। जापान को इस बार IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 में कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि जो जापान से रिलेटेड जो फिल्म होंगी उसको प्रायोरिटी या फिर वरीयता दी जाएगी। और इस IFFI में क्या होता क्या है, 2020 का जो होगा जब भी फिल्म फेस्टिवल, इसमें बहुत सारे फिल्म्स जो लगभग बहुत सारे कंट्रीज से आते हैं उसको रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है कि अच्छी फिल्म है, ये इस तरह का। और इंडिया के भी कुछ कुछ फिल्म्स होते हैं। तो इस बार जापान के लगभग 9 फिल्म को यहाँ पे वो किया जाएगा, कहते हैं टेलीकास्ट जैसे किया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा। और इसमें जो जापान तो है सेंटर ऑफ फोकस है, ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी मतलब ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जो है, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन जो है एक ऑब्जर्व है, मतलब ऑब्जर्वर मतलब वो भी एक एज अ पार्ट ऑफ इस फिल्म फेस्टिवल में शामिल है। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया और स्पेन। और इसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में बहुत सारे सेक्शंस मार दिए गए हैं कि इस फिल्म के इस एरिया के इस किसी को अवार्ड दिया जाएगा। ऐसा ही होता है फिल्म फेस्टिवल में। ये हो कहाँ रहा है?
गोवा में, ये ध्यान रखना है, गोवा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, जो कि है द 5th बाइनेनियल सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड वर ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिए। द 5th बाइनेनियल सन्स ऑफ द सॉइल, यानी 5वां बाइनेनियल सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? ए आसाम साहित्य सभा, बी केयरलुइत अक्षर फाउंडेशन, डी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। तो इसका आंसर क्या होगा? केयरलुइत। यानी केयरलुइत जो है बाइनेनियल सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड ऑर्गेनाइज कर रहा है। कहाँ? असम में। यह असम के ही कहते हैं सन ऑफ द सॉइल प्रोग्राम जो है उनका, यानी मतलब नहीं कहते वो ये सन ऑफ द सॉइल यानी उसी जमीन का, मतलब जो जमीन का जो बेटे हैं, मतलब जो वहाँ का लाल है, उसी तरह से बात है कि सन ऑफ द सॉइल अवार्ड दिया गया, आसाम के ही रिलेटेड में है। तो आसाम की जो केयरलुइत एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये अवार्ड स्टार्ट किया था 2016 में। कब किया था? ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कभी कि यह सन ऑफ द सॉइल अवार्ड 2025 कब से स्टार्ट किया गया है, तो यह स्टार्ट हुआ है कब से? 2016 में। और ये क्यों किया गया? इसका पर्पस इसलिए है कि जो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन जो असम की प्राइड और असम की जो भावना है उसको जो भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे पहुंचाता है, वैसे व्यक्ति, ऐसी संस्था को सन ऑफ द सॉइल, सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड से नवाजा जाता है। इसमें भी 3-4 सेक्शंस अवार्ड में दिए जाते हैं, कुछ इमर्जिंग पे, कुछ लाइफ टाइम अचीवमेंट पे, कुछ सोशल वर्क्स की वजह से जिससे असम का नाम ऊंचा हुआ हो, गौरवान्वित महसूस किया असम, वो किया गया है। एक बार फिर से इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था सन ऑफ द सॉइल अवार्ड को? केयरलुइत ने। कब स्टार्ट हुआ था ये? 2016 में। और ये भी कौन सा चल रहा है? 5th बाइनेनियल सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड 2025, और ये असम से रिलेटेड है। कभी क्वेश्चंस में कुछ और ही नाम दे दे तो आप समझ जाइए कि वह गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेशनल प्रेस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया ऑन विच डेट? नेशनल प्रेस डे वार्षिक रूप से इंडिया में किस डेट को मनाया जाता है? आप एक बार गेस कीजिए इसका आंसर क्या होगा। नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 16 नवंबर। 16 नवंबर को इंडिया में नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, एक बार देखिए। नेशनल प्रेस डे एक हमारे देश में एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो कि एक वॉच डॉग है, जो प्रेस है, जो प्रेस है या फिर प्रेस से रिलेटेड जो भी मैटर्स हो गए उसके ऊपर नजर बनाए रखती है। ये भी देखती है कि सरकार कहीं प्रेस पे दबाव तो नहीं बना रही है, या प्रेस जो फ्रीडम है उसके अंदर है नहीं है, और प्रेस को कैसे और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है, जो हम कहते हैं कि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको और बढ़ावा देने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी जिम्मेवारी लेती है, मतलब उसमें उसका एक, यह इंडियन प्रेस एक्ट 1965 के तहत लॉन्च हुआ था। इंडियन प्रेस एक्ट 1965 की तरह लॉन्च हुआ था, एक्ट बनाया गया था। यह एक ऑटोनॉमस स्टेचुटरी बॉडी है। कौन सी है? स्टेचुटरी बॉडी है, यानी इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। ये एक वॉचडॉग जैसा है, इस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा। ऑटोनॉमस स्टेचुटरी बॉडी है। 1965 में इंडियन प्रेस एक्ट बनाया गया, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन 1966 में 16 नवंबर को हुआ। तब से यह नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि है विच प्रोडक्ट फ्रॉम गुजरात रिसेंटली रिसीव्ड द जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, यानी जीआई टैग इन नवंबर 25, यानी किस गुजरात के प्रोडक्ट को रिसेंटली में ही जीआई टैग मिला है नवंबर 2025 में? 4 ऑप्शन है, कड़ी कॉटन, पटम पटोला, सी गिर मालिक, और डी अंबाजी मार्बल। यह बहुत ही अभी जस्ट 2-3 दिन पहले इसको दिया गया है, तो ये न्यूज में है, आपको पता होगा। तो इसका आंसर क्या है? अंबाजी मार्बल। यानी हाल ही में अंबाजी मार्बल को जीआई टैग दिया गया है 2025 का गुजरात की तरफ से। और अंबाजी मार्बल जो अंबाजी है, वो अंबाजी एक शहर है गुजरात में, वहीं से दिया गया। ऑब्वियसली जीआई टैग का
तो मतलब ये है कि वो किस एरिया से, जिसका ज्योग्राफिकल ओरिजिन है, उसी की वजह से उसको जीआई टैग दिया जाता है। वो उसकी स्पेशलिटी है कि वो वही चीज वहीं उग रही है, वहीं पे बन रही है, तो ऑब्वियसली उसका जीआई टैग उसी पर्पज पे दिया जाता है। तो अंबाजी मार्बल अंबाजी टाउन में बनाया जाता है, और इसकी खासियत ये है कि इसका जो सरफेस है वो बहुत चमकीला होता है, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, और ये बहुत फेमस भी होता है अंबाजी मार्बल, जिस लाइमस्टोन से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज बीन एडमिटेड एज द, नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज बीन एडमिटेड एज द फिफ्थ मेंबर ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल कॉन्क्लेव, यानी सीएससी, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इन 2025, यानी किस कंट्री को पांचवें मेंबर के तौर पे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सीएससी 2025 में इंक्लूड किया गया है। तो इसका आंसर क्या है, एक बार आप सोचिए, वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश पांचवी ऐसी कंट्री है जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल हुई है। तो बाकी के चार देश कौन कौन से हैं? तो बाकी के चार देश हैं, इंडिया, कोलंबो है, तो इसका मतलब श्रीलंका भी होगी, श्रीलंका क्योंकि राजधानी है, मॉरिशियस और मालदीव्स। और दो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, जैसे बांग्लादेश और सेशेल्स। लेकिन अभी बांग्लादेश रिसेंटली में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में इनको शामिल किया गया है, और बांग्लादेश अभी न्यूज में है भी। तो बांग्लादेश की कॉन्टेक्स्ट में ही ये सवाल फ्रेम किया गया है, और ऐसे भी कॉन्क्लेव सिक्योरिटी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से तो न्यूज में है ही, बांग्लादेश और किसी वजह से न्यूज में है, क्योंकि जो शेख हसीना जो उनकी प्राइम मिनिस्टर रही है पहले, उनको सजाए मौत दी है वहां की कोर्ट ने, तो ऐसे भी तरीके से न्यूज में है। और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 में बांग्लादेश को इंक्लूड किया गया है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलंबो में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टू ओडिशा बीचेज रिसीव्ड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर 2025-2026, यानी उड़ीसा के किस दो बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है 2025-26 के लिए? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में कौन देता है? ये फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, FEE। ठीक, अगला, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, सोनापुर गोल्डन बीच, शिवराजपुर घोगला, कोवलम ऋषिकोटा, और कप्पड़ और एनेडन। ये इनमें से कोई एक आंसर है तो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है? सोनापुर एंड गोल्डन बीच। सोनापुर और गोल्डन, गोल्डन बीच वही पूरी गोल्डन बीच, और कुछ नहीं है, पूरी गोल्डन बीच है सोनापुर और गोल्डन बीच। इन दोनों बीच को 2025-26 की तरफ से ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ये सोनापुर लगातार तीसरी बार बना है, और ये गोल्डन बीच लगातार सातवीं, या फिर एक बार इसका देख लीजिएगा, 9th बार लगातार मिला है, इस पर चेक कर लीजिएगा, एक बार ध्यान रखिए। ये तो इसका आंसर है। आप B, C, D और ये जितने भी बीचेज है कहाँ पे है, एक बार सर्च करके उसको बढ़िया से देखिएगा। ऑप्शंस में दिए गए जो चीजें हैं उनको भी जानना जरूरी है कि ये आखिर है कहाँ, ठीक, उसको भी ध्यान रखना है। तो इस बार का ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 2025-26 का उड़ीसा में दो जगह को दिया गया है, सोनापुर और गोल्डन बीच। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन को कौन देता है? फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। वो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि किसको देना है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। उसमें क्राइटेरिया में से देखा जाता है कि वह बीच की साफ सफाई कैसी है, उसकी जो मेंटेनेंस कैसे किया जा रहा है, वो इन्वायरमेंट की फ्रेंडली कितना है, और बायोडाइवर्सिटी जो उसकी है वो कितना फ्रेंडली है और कितना मेंटेन्ड है। ये सब चीज और भी क्राइटेरियाज हैं, लगभग 55 क्राइटेरियाज होते हैं। उन सभी पर अगर खड़े उतरे तो भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सेक्शन जो हमारा है टॉपिक ऑफ द डे से रिलेटेड है, और आज का टॉपिक ऑफ द डे क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स, आखिर क्रिटिकल मिनरल्स है क्या? क्रिटिकल मिनरल्स वह चीजें हैं, जो वह मिनरल्स हैं जो किसी भी देश को आर्थिक रूप से और उसका डिफेंस मैकेनिज्म या फिर इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए जो मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी वही क्रिटिकल मिनरल्स है। कोई स्पेसिफिकली नहीं है कि ये 4-5 चीजें ही क्रिटिकल मिनरल्स है। वह मिनरल्स, वो भी मिनरल्स जो किसी भी देश के इकोनॉमिकली और डिफेंस एरियाज में या फिर इंटरनल सिक्योरिटीज में बहुत ज्यादा मददगार है, वही क्रिटिकल मिनरल्स है। और क्रिटिकल मिनरल्स वाला जो सेक्शन है, वो टॉपिक ऑफ द डे है। आज क्यों न्यूज में है, इसकी वजह है कि हाल में ही मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने दो न्यू सेंटर ऑफ एक्सेलेंस COES, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IISc बेंगलुरु, दो नए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए हैं,
डेजिग्नेटेड मतलब 2 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को डेजिग्नेट किया है, जिसमें से पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISSC, और दूसरा जो बेंगलुरु में है, और दूसरा है सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी CMET। और ये किसके तहत दिया गया है? नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM। NCMM जो भारत सरकार की एक मिशन है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 2 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं, जो कि है IISSC और दूसरा है CMET। अब जानते हैं आखिर ये क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में क्या है, और इससे जितने भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, मैंने शुरू में ही बताया कि वह मिनरल्स जो देश के इकोनॉमिकली और सस्टेनेबिलिटी के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी क्रिटिकल मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग अ नेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। अब ये जो लिमिटेड रिजर्व्स होते हैं अक्रॉस द ग्लोब, यानी सभी ग्लोब पे जो अगर ये लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, जो जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, अगर इसकी उपलब्धता ना हो तो सप्लाई चेन में दिक्कत होगी, सप्लाई चेन का डिवर्सिटीज होगा और बहुत ज्यादा नेसेसिटी में आ जाएगा ये। इंडिया जो है अभी लगभग 75% इस क्रिटिकल मिनरल्स को इंपोर्ट करता है, यानी अभी उतना एफिशिएंट नहीं है कि उनके पास खुद भी सारे क्रिटिकल मिनरल्स हो। और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज की डिमांड की वजह से ये क्रिटिकल मिनरल्स है, इसकी और भी ज्यादा जरूरत हमें पड़ रही है। अगर इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जो, यानी किस क्रिटिकल मिनरल्स की आखिर हमें आवश्यकता कहाँ कहाँ है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या क्या है उसको देखिए आप। इसको जैसे सोलर पावर, यह एक बहुत बड़ा एनर्जी एफिशिएंट एरिया है जहां पे हम ज्यादा काम करते हैं, तो उसमें सिलिकॉन और टेलिलियम जो है वो बैकबोन है फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यानी फोटोवोल्टिक हम मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके लिए 2 मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, सिलिकॉन और टेलिलियम। तो उसकी उपलब्धता हमारे पास होनी चाहिए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हो जाएंगे। वाइन ट्रेवेंस में भी जो है रियर अर्थ मैग्नेट्स पे हम डिपेंड रहते हैं, जैसे कि नियोडोनियम और डायस्पोरसियम। अगला है ईवी, जो खासकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। जब ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का दौर स्टार्ट हुआ, ट्रेंडिंग में आया, पूरे वर्ल्ड में देखा गया कि सबसे ज्यादा तो इसका असर इंडिया में पड़ रहा है, यानी इंडिया में ऑटोमोबाइल्स ईवी सबसे ज्यादा बिकने लग गए। तो ईवी को भी हमें मेंटेन करना है, तो उसमें सबसे ज्यादा किस क्रिटिकल मिनरल्स पे हम डिपेंड होते हैं? लिथियम पे, निकल पे, जो कि बैटरी एफिशिएंसी और बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशंस को हम देखें, जो हम कहते हैं कि हमारा मिशन है क्रिटिकल मिशंस में, तो है क्या ये एक एनसीएम इनिशिएटिव है जो यूनियन बजट 2025 में ज्यादा ध्यान दिया गया, ताकि मिनरल इंडिपेंडेंस और सप्लाई रेजिलियंस को इंश्योर कर सके, और इससे डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और इंटरनेशनल पार्टनरशिप दोनों भी अच्छे तरीके से चलता रहता है। और मिशन कवरेज और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर एक स्टेज पे इसको बढ़ाना है, जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन करना है, यानी जियोलॉजिकल ऑपरेशन है, हर जगह से हमको जो जितने भी जियोलॉजिकल है उसको मैटर पे हमको आगे बढ़ाना है, और रिसाइकल करना है, ताकि यह जो मटेरियल्स है ज्यादा खत्म ना हो सके, इसको रिसाइकल्स पे ज्यादा करना है। और इसका सबसे बड़ा मेजर गोल क्या है कि जितना भी हम इंपोर्ट, मतलब कहते हैं 75% हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस पर हम डिपेंडेंसी खत्म ना करके हम खुद ब खुद या सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स है खुद को ऐसा अपने इंडिया के अंदर में खोजे और उसको रिसाइकल करते रहे। और की फीचर्स जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे डीप सी एक्सप्लोरेशन पे आपको देखेगा, पॉलीमेटेलिक मिनरल्स पे देगा, ये सब चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और इंडिया जो मिशन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेट जो कमिटमेंट्स जो है, इसमें हम ज्यादा आपको यह जरूरत पड़ेगी क्रिटिकल मिनरल्स की। और जो इंस्टीट्यूशनल है और गवर्नेंस कौन कौन देख रही है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसकी नोडल एजेंसी है, और ये सारे एनसीएमएम एक्टिविटीज को मॉनिटर करती है, और ये जितने भी इंपावर्ड कमेटी क्रिटिकल मिनरल्स पे है, सब चीजों को हैंडल करती है। और एडिशनल कुछ कुछ चीजें अगर हम देखें, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगभग 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है इंडियन टेक्नोलॉजी, ताकि इंडियन फ्यूचर टेक्नोलॉजी को और बढ़ाया जा सके। जैसे इंडिया के जम्मू कश्मीर में एक लिथियम मिला है यासी एक इलाके में जम्मू कश्मीर में, जो कि हो सकता है कि इंडिया में जो फ्यूचर हम कहते हैं कि हम ज्यादा बाहर के डिपेंडेंट हैं, अब ना रहे, क्योंकि रईस एक जगह है, रिहायशी जगह है जम्मू कश्मीर में, जहां पे हमें लिथियम का डिस्कवरी हुआ है। अगला जो है मैप ऑफ द डे भारत, यानी भारत के कॉन्टेक्स्ट में आज मैप ऑफ द डे में कौन है? आज के में है पंचगंगा। क्या है? पंचगंगा रिवर।
पंचगंगा रिवर जो है एक कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और यह कहा, यह 5 रिवर का एक कॉन्फ्लुएंस, जैसे ही नाम है पंचगंगा, तो यह 5 रिवर का कॉन्फ्लुएंस होगा। एक बार आप इसका मैप में देखें तो ये पंचगंगा कृष्णा रिवर के, ये आपको कोल्हापुर एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहीं पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कोल्हापुर। वहीं से ऐसे ही निकल के लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट में और एक कृष्णा रिवर में जाके मिल जाती है। और यह 5 रिवर का कॉन्फ्लुएंस है। एक बार आप देखिए, 5 रिवर का कॉन्फ्लुएंस है। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? प्रयाग संगम इन पडाली, जो कि करवीर तालुका है, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। और ये 5 नदी है जिसमें से 4 फोर स्ट्रीम्स कौन से? एक तो कृष्णा रिवर ही होगा ऑब्वियसली, बाकी 4 कौन से है? कसारी, कुंभी, तुलसी, भोगावान और एक पंचगंगा है टोटल। और यह एक कृष्णा रिवर का एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूटरी है। लोकल ट्रेडिशन अगर देखें तो इसका अंडरग्राउंड रिवर जो है सरस्वती भी आपको दिखाती है कि यह 5वीं नदी एक सरस्वती रही होगी, जिसकी वजह से पंचगंगा माना जाता है। लेकिन अब पंचगंगा रिवर एक अलग से है, तो ये 4 और प्लस पंचगंगा। इसका जो फ्लो है लगभग ईस्ट वार्ड जाएगा कोल्हापुर, लगभग 30 माइल्स के, जब वो कृष्णा रिवर से कुरुमुंड, एक जगह है कुरुंडवड जगह से मिलने, जब वो मिलेगा। और इसके ट्रिब्यूटरी जो सिगनिफिकेंट है वो हाटकलंगा और करमू रिवर है, जो कि अल्टा हिल्स में से इसको ज्यादा पानी देता है। और डीपली इंसाइज्ड बेड है यहाँ पे, जो कि अलोवियल प्लेन्स और रिवर वैल्यू को और वाइड करता है और फर्टाइल लैंड बनाकर देता है वहां पे। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? कसारी रिवर, जो कि ओरिजिनेट होती है गजापुर मलकापुर से, और ये 35 माइल की लंबाई है इसकी। और जंबाली और गडावली मंगेरी रिवर से ये और ज्यादा पानी रिसीव करती है, यानी वो उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई होगी। कुंभी रिवर भी एक ट्रिब्यूटरी है पंचगंगा की, जो कि गगनबड़ा एक जगह है वहां से आती है। और ये नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ती है और धर्मनी रिवर से पानी लेके कोल्हापुर में जाके मिल जाती है वहां पे। और तुलसी रिवर भी है, लगभग 5 माइल ईस्ट चलती है कुंभी रिवर में। और भगवती भोगावती रिवर भी है। और सरस्वती स्ट्रीम है, जो कि जयंती, जीती और गोमती से एक उसका जो कोल्हापुर के आसपास है, सभी से वो पानी लेके आगे बढ़ती रहती है। और इसकी फर्टिलिटी की हम बात करें तो मोस्ट फर्टाइल लैंड है कोल्हापुर में। और ये हे कल्टीवेशन और शुगर फार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। सीजनल अर्थन डैम्स आपको यहाँ मिलेगा, जो लगभग अक्टूबर से यहाँ पे ज्यादा पानी होता है। और बुलक्स की वजह साथ में इसको इरिगेशन पे काम आता है। मेजर डैम्स यहाँ पे क्या क्या है? राधानगरी डैम, जो भोगवती के नाम से भी जाना जाता है, कमलावाड़ी डैम और कोंडे विड्रुक डैम, तुलासी डैम। ये लगभग 4 डैम है। तो ये 4 डैम इंपॉर्टेंट है कहाँ पे? ये पंचगंगा रिवर के पास। और ये सारे इरिगेशन और हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए यूज किया जाता है इन सभी डैम को। तो आज के जो टॉपिक ऑफ द मैप ऑफ द डे में कौन था? पंचगंगा रिवर, जो कि एक कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अगला है मैप ऑफ द डे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। आज वर्ल्ड वाले में कौन सा है? देखिए, आज है बोत्सवाना, एक जगह अफ्रीका में। बोत्सवाना एक, आप अफ्रीका में एक जगह देखेंगे, बिल्कुल साउथ अफ्रीका से ठीक ऊपर, यानी सदर्न मोस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन सदर्न है ही, मतलब अफ्रीका के हिसाब से तो साउथ में ही है। तो बोत्सवाना एक जगह आज हमारे मैप ऑफ द डे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में है। यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। बोत्सवाना जो है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, साउथ अफ्रीका से, सदर्न अफ्रीका में, नॉर्थ ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ के अफ्रीका के नॉर्थ में है। तो इसके बॉर्डर कौन कौन से हैं? नामीबिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। आप मैप में देखिएगा कौन से डायरेक्शंस में है, आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। और साउथ अफ्रीका तो साउथ और साउथ ईस्ट में तो है ही। टोटल एरिया लगभग इतना 5,81,730 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि फ्रांस के साइज के बराबर है। और ये फ्लैट प्लेट्यू है, लगभग 1,000 मीटर के अबव सी लेवल। मलागोंगा हिल जो है, मनालोंगोंग हिल बोत्सवाना की हाईएस्ट पॉइंट है। और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? जहां पे लिम्पोपो और शासे रिवर मिलता है। यानी हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? मोना लैनोगोग हिल बोत्सवाना में। और उसकी सबसे लोएस्ट पॉइंट वह है जहां पे वहां की 2 नदियां, बोत्सवाना जगह जो है देश में, वहां पे 2 नदी है, लिम्पोपो और शासे रिवर, जहां पे मिलते हैं, उनके जो कॉन्फ्लुएंस है, उस जगह को बोत्सवाना का सबसे लोएस्ट पॉइंट माना जाता है।
लगभग कितना 513 मीटर ही है अबव द सी लेवल। और कालाहारी डेजर्ट का लगभग 70% जो है वो बोत्सवाना में ही है। बोत्सवाना में लगभग कालाहारी डेजर्ट का 70% वहीं पे एरिया कवर है, इसीलिए यहाँ पे सेमी रेडियल लैंडस्केप आपको मिलेगा। ओकावांगो डेल्टा आपको यही मिलेगा जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा है। अब इनलैंड डेल्टा क्या है? आप नॉर्मली डेल्टा कैसे जानते हैं कि जैसे कोई नदी है और जब वो समुद्र से मिलने वाली होगी तो थोड़ा सा अपना स्कैटर हो जाती है, मतलब बाउंड्री उसके जो स्ट्रीम्स है डाइवर्स होने लगते हैं, डिवाइड होने लग जाते हैं, तो वह सी में जाके मिलती है। लेकिन जब ये सी में ना मिलके वो आपस में ही लैंड पे ही मिलके और किसी एक बड़ी नदी में जाके मिल जाए तो हम कह देंगे कि वह इनलैंड डेल्टा है। और ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इनलैंड डेल्टा है, कौन सी? ओकावांगो डेल्टा। और ये ओकावांगो रिवर जो अंगाला से आती है वही उसको ज्यादा पानी वहां पर प्रोवाइड करता है। मकाडिकडी पेंस जो सबसे बड़ा साल्ट फ्लैट है नॉर्थ सेंट्रल बोत्सवाना में, और ये एक एंशियंट लेक है जो कि सीजनल बर्ड लाइफ को अट्रैक्ट करता है। सीजनल बर्ड लाइफ जो सीजन के अकॉर्डिंग जो बर्ड्स वहां पे आती होंगी उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता होगा वो। और हार्डविल्ड एंड सनविल्ड रीजन जो है वो एक रॉकी हिल्स है वहां पे, वहीं पे आपको शैलो सैंड्स मिलेगी और कालाहारी सैंड्स, जो कि बताता होगा कि यह पुराने जमाने में लेक बेड्स रहा होगा वहां पे। वहां और बोत्सवाना की मेजर रिवर्स को हम देखें तो कौन कौन से है? ओकावांगो रिवर, लिम्पोपो रिवर, चोबे, मोलोपे और बोटेटी। और ये सारे एफिफर्मल है आउटसाइड डेल्टास। बोत्सवाना जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट अफ्रीकन एलिफेंट पॉपुलेशन है वहां पे, और ओकावांगो और शोले में इसके वाइल्ड लाइफ जो डाइवर्सिटीज है वहां देखने को ज्यादा मिलेगा। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है पास करता है बोत्सवाना से। आप एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अफ्रीका के कौन कौन से देश से गुजर के जाती है एक बार जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अफ्रीका के किस किस कंट्री से होके गुजरती है। की नेचुरल रिसोर्सेज अगर वहां हम देखें तो डायमंड आपको मिलेगा, कॉपर, निकल, कोल, और जो ज्यादातर आपको कहाँ मिलता है? हार्वेल्ड और ईस्टर्न हिल्स में। बोत्सवाना के बायोम्स देखें तो ज्यादातर क्या है? डेजर्ट है, सवाना आइलैंड, सवाना जो है वेटलैंड्स है, और सीजनल फ्लड प्लेन भी वहीं मिलेगा आपको। टूरिज्म ज्यादातर कहाँ पे आते हैं बोत्सवाना में? ओकावांगो डेल्टा देखने के लिए, चोबे नेशनल पार्क देखने के लिए, और मकाडिकडी पेंस को देखने के लिए। और बोत्सवाना जो है पॉलिटिकली एक स्टेबल जगह है, और इकोनॉमिकली जो है वो लार्जली होती है कहाँ? माइनिंग की वजह से और डायमंड एक्सपोर्ट की वजह से वहां पे इको टूरिज्म ज्यादा देखने को मिलता है। इको टूरिज्म का मतलब ऐसा टूरिज्म जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली रिलेटेड हो, इकोनॉमिकली रिलेटेड हो। डिस और यह एरिया जो है एरिड होने के बावजूद भी ओकावांगो डेल्टा जो वहां पर जाता है उसकी वजह से रिच डाइवर्सिटीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये था बोत्सवाना से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं डेली जनरल अवेयरनेस क्विज जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो आपके क्वेश्चंस इस तरह से है, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन हॉकी से रिलेटेड होगा। सेकेंड 11th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, सारे लेफ्ट में है। फिर थर्ड क्वेश्चन ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा। फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए इंडियन रेलवे से रिलेटेड। और सिक्स क्वेश्चन ये है स्टेटमेंट। और सिक्स क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है जनजातीय गौरव दिवस से। सेवंथ क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल राइट में ही है उसके ठीक नीचे। एट्थ क्वेश्चन भी देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट झारखंड टू डिक्लेयर इतना एरिया ऑफ सारागंडा फॉरेस्ट एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसके ऑप्शंस ये दिए गए हैं। ये टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।